student, welcome to Pusa online classes. I am your teacher Vishali Kaur. In today's lecture we are going to study about chapter 3 of Indian liberalization, globalization, privatization. ठीक है जी। जैसे कि आपको पता है चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ इंडियन डेवलपमेंट में आपने ये चीज़ समझी थी कि कैसे ब्रिटिशर्स जो थे हमारी इकॉनमी में आए थे, और चैप्टर 2 में जो भी नुकसान ब्रिटिशर्स पहुंचा के गए थे उस टाइम पे कैसे गवर्नमेंट ने डिफरेंट गोल्स बना के उसको रिकवर करने का ट्राई किया था। इस वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जितना भी हमारे पास वेल्थ था उसकी वजह से कैसे हम एक न्यू इकॉनमी में डेवलप हुए हैं, कैसे एक न्यू इकॉनमी की तरफ सर्कुलेट हुए हैं, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि 1950 से 1990 तक हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 2। उसके आगे वाला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में जो हमारी कंडीशन थी वो बहुत ही बेकार हो गई थी। कैसे बेकार हो गई थी? इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब क्या आप समझते हैं? इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसों की कमी आना। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसों की कमी आना। ठीक है, और क्राइसिस का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे वो इंडिया में आ गए थे। ठीक है, पैसे जो थे वो ख़त्म होते जा रहे थे, कहीं से भी हमें पैसे नहीं मिल रहे थे, और बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन थी जो हमने चैप्टर 2 में डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ के लिए गोल्स बनाए थे उसमें बहुत हमारे पैसे जो थे वो स्पेंड हो गए थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे हमारे इंडिया में 1991 में। ठीक है, 1990 तक तो हम चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। अब रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या थे? क्या रीजंस थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के? नंबर 1 रीजन था हमारा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस होना मतलब, पब्लिक सेक्टर कौन होता है? हमारा गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर कौन होती है? हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही बेकार हो गई थी। आपको पता है कि हमारी जो इकॉनमी थी वो क्लोज्ड इकॉनमी थी चैप्टर 2 तक, और क्लोज्ड इकॉनमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा होता था। तो गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेती थी, गवर्नमेंट ही जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करती थी, गवर्नमेंट ही इनकम अर्न करती थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इन्वेस्टमेंट थी बाय गवर्नमेंट वो लेस हो गई एक्सपेंडिचर के मुकाबले, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी में एक क्राइसिस आ गया जिसको अभी हमने डिस्कस किया, इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा था उसकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो इतनी नहीं थी, और वो भी इन्वेस्टमेंट लॉसेस में कन्वर्ट होती जा रही थी। ठीक है, सेकेंड रीज़न क्या था इकोनॉमिक रिफॉर्म का आने का? वो हमारा रीज़न था डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी होना। डेफिसिट का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बीओपी जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे जैसे अकाउंट्स में एक अकाउंट बनता है जिसमें हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखते हैं, वैसे ही हमारी इकोनॉमिक्स में वो जो एक्सचेंज चलता है वो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में अकाउंट में काउंट होता है। ठीक है, कि कितना अमाउंट हमारा रिसीव हुआ है और कितना अमाउंट हमें पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो हमें रिसीविंग थी, रिसीविंग मतलब हम जितना एक्सपोर्ट करके इनकम को रिसीव कर रहे थे वो अमाउंट हमारा इंपोर्ट करके हम लोग क्या कर रहे थे? इनकम को पे कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? हमारा जो रिसीविंग थी वो हमारी कैसी थी?
कम थी एज कंपेयर टू जितना हमें पेमेंट करनी थी, ठीक है। तो उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ गया था, ठीक है। जब आपको इनकम रिसीव कम हो रही है और पे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप गुड्स भी नहीं बना पाएंगे। और इंडिया के जो गुड्स थे उनकी जो डिमांड थी वो इंटरनेशनली क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, डेफिसिट, ठीक है। समझ आया आपको। थर्ड रीज़न क्या था हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने का, वो था हमारा सी नेक्स्ट रीज़न इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है प्राइजेस का राइज होना, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर होने का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है वो ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो है डिमांड कर पा रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। और सप्लाई कंपैरेटिवली कम है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलता है, जब डिमांड हमारी ज़्यादा है सप्लाई से तो उसको पूरा करने के लिए क्या रिजल्ट निकलेगा, प्राइजेस का राइज होना, ठीक है। और प्राइजेस जब राइज होते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म में उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर का क्या मतलब हुआ कि इकोनॉमी में प्राइजेस जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे और हमारे पास कमोडिटी की शॉर्टेज होने लग गई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारी एक्शन में आए। नेक्स्ट रीज़न इज फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फॉल हो जाना मतलब हमारे पास, इंडिया के पास, इवन हर कंट्री के पास एक रिजर्व होता है जिसमें हम फॉरेन की करेंसीज को रखते हैं, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कमी होने का मतलब होता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं हम रीपे कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हमने जो लोन लिया हुआ था, लोन कैन नॉट बी रीपेड। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यूएसए से लोन लिया $1 करोड़ का, ठीक है, एंड रिजल्ट क्या निकला, जब मैं उसको अमाउंट पे करूंगी तो किसके फॉर्म में करूंगी, डॉलर्स के फॉर्म में। बट जब मेरे पास एक्सचेंज या रिजर्व की ही कमी हो गई तो क्या मैं उसको पे कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो ये एक रीज़न था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कमी होने की वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म का आना, ठीक है जी। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट रीज़न इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट में कमी होना, ठीक है, कि हमारी जो मैनेजमेंट थी, गवर्नमेंट जो मैनेज कर रही थी वो प्रॉपर वे में मैनेज नहीं कर रही थी, नहीं कर पा रही थी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट के हाथ में होता है कितना रेवेन्यू हमें कलेक्ट करना है और कितना एक्सपेंडिचर इकॉनमी पे करना है, ठीक है। जब गवर्नमेंट इन दोनों पे ही बैलेंस नहीं कर पा रही तो इसका मतलब क्या हो गया, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का होना, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।